जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ सम परीक्षक सहायक सम परीक्षक भर्ती 2018 में हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए, जी हाँ, हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सेकेंड पार्ट का वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए तो पहले पार्ट का हमने बना दिया है हिंदी के प्रश्न का, आपने वीडियो देखा होगा। और अगला वीडियो आज बना रहे हैं जो कि 50 प्रश्न इसमें शामिल है और मॉडल आंसर सीजीपीएससी के द्वारा सीजी व्यापम के द्वारा फाइनल मॉडल आंसर लिया गया है, उसी के आधार पर ही हमने इसमें आंसर किए हैं। ये भर्ती क्या है तो ज्येष्ठ सम परीक्षक सहायक सम परीक्षक SAA भर्ती 2018 है। सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी व्यापम एग्जाम के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ज्येष्ठ सम परीक्षक भर्ती और सहायक सम परीक्षक भर्ती 2018 कितना तो 2018 में ये भर्ती लिया गया था, जिसमें एग्जाम कराया गया था सीजी व्यापम द्वारा। जी हाँ, सीजी व्यापम द्वारा ही एग्जाम कराया गया था, तो जिसमें हिंदी से टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, जीएस के भी 100 प्रश्न थे और हिंदी से भी 100 प्रश्न थे, अर्थात टोटल 200 प्रश्न पूछा गया था। तो हमने जो जीएस का टॉपिक है और जो 50-100 प्रश्न है हिंदी के, उनका अध्ययन हमने पिछले ही वीडियो में किया है। आज के वीडियो में हम 191 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे जो कि हिंदी टॉपिक का है, और 200 इसमें प्रश्न थे, तो उसमें 50 प्रश्न जो बच गए हिंदी के उसको आगे अध्ययन करते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? जी हाँ, लिंग किसे कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वस्तु को, प्रकृति को, शब्द के अर्थ को, शब्द की जाति को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। जी हाँ, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। और शब्द के जाति कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा उभयलिंगी। तो ये 3 प्रकार के शब्द के जाति होते हैं, आपको याद रखने होंगे, ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं। 152वां प्रश्न है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? जी हाँ, हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? जैसे कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो इसी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमने दोनों प्रकार को आपको बोलकर भी बता दिया। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक वचन होते हैं, और क्या होता है? एक वचन एक और एक बहुवचन। और उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले वीडियो आपने देखा होगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से आ चुका है। 153वां प्रश्न है, सीता पढ़ रही होगी। ये क्या है? सीता पढ़ रही होगी। ये वर्तमान काल है, ये तो समझ में आ गया कि वो पढ़ रही होगी, लेकिन पूर्ण है कि संदिग्ध है कि संभावित है कि सामान्य है, ये हमें बताना है। तो ये क्या होगा? पूर्ण होगा कि संदिग्ध होगा? सीता पढ़ रही होगी, उन्हें पता नहीं है कि वो पढ़ रहा है या वो पढ़ रही है, उन्हें क्या पता है कि वो पढ़ रही होगी, वो अंदाजा लगा रहा है। जी हाँ, ये क्या है? तो ये है संदिग्ध। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह है, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं। जी हाँ, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है? जी हाँ, विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, क्या आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या हेतु भूतकाल है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये है आसन्न भूतकाल। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं वो क्या है? तो आसन्न भूतकाल है। एक 155वां प्रश्न है, पहले आप आंसर को गैस भी किया करें कि ये इसका सही आंसर है। हम थोड़ा सा ज्यादा समय आपको देंगे, पिछले वीडियो में हमने नहीं दिया था। संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है में पहला ऑप्शन दिया हुआ है विशेषण संधि के कारण, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है संधि समास के कारण,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है काल सर्वनाम के कारण। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लिंग वचन पर सर्ग के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, लिंग वचन परसर्ग के कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। जी हाँ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। हम सभी में आपको थोड़ा सा समय देंगे ताकि आप अपना आंसर करेक्ट कर लें। अगर आप इसका जो भी है जिस नंबर का आंसर आप जान रहे हैं उसको आप कमेंट में करेंगे कि 156 लिखेंगे। कमेंट में कैसे करेंगे आप? मान लो इसका आंसर आप बता रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे? 156, यहाँ पर ए या बी आपको लिख देना है। यहाँ 56वां प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? जी हाँ, निजवाचक में क्या आता है? निजवाचक में आता है आप। जी हाँ, और आप किस किस ऑप्शन में है? अपनापन भी आता है, आप भी आता है, अपनापन भी आता है। तो किस किस ऑप्शन में है? आप और अपनापन, तीनों ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन एक सही होगा। तो कौन सा सही है इसमें से? यहाँ पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को। आप मेरे सिर आंखों पर, ये समझ नहीं आ रहे। आप भला तो जग भला, यह ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, और यही ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है और आप भला तो सब भला, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद है 197वां प्रश्न। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण रहित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रोटी मत खाओ, ऐसा ना हो, कोई आ जाए, हरी पड़ता है, वह तुमसे बढ़कर है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। सीजी व्यापम के अधिकारी और कर्मचारियों को समझना चाहिए, क्वेश्चन को इस तरह से डिलीट नहीं करना चाहिए। सही क्वेश्चन छांटना चाहिए। जो विशेषज्ञ है उनको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उनका विशेषज्ञ बनने का क्या मतलब होगा। फिर छात्र इतने मेहनत से पढ़े रहते हैं, और छात्र अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है तो उसमें ज्यादा समय बिताते हैं। सीजी व्यापम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक कोई बात लगता ही नहीं। वो ये इतने सारे प्रश्न को डिलीट कर रहे हैं, 8 से 10 प्रश्न, और क्वेश्चन को ऐसे क्यों छापते हैं ये पता नहीं, वही जाने कि क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है। सही क्वेश्चन छाटना चाहिए ताकि विद्यार्थी भी इसमें परेशान ना हो और आयोग को भी आंसर लेने में सहूलियत हो। 158वां प्रश्न है व्यक्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, व्यक्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अगला 159वां प्रश्न है समास का अर्थ होता है? जी हाँ, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट करना। उदाहरण के लिए हम कहें तो क्या आएगा? कई सारे आते हैं। उदाहरण के लिए समास हम कहेंगे तो जैसे कि रसोई घर। ये रसोई घर क्या है? तो रसोई घर मतलब हम उसे विस्तारित करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो समास संक्षेप में बता देता है कि विस्तृत ना बताए, विस्तार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो संक्षेप है। आप संक्षेप को ही लगाएंगे समास का अर्थ अगर पूछ लिया जाता है तो। ऐसे भी कई बार समास का अर्थ पूछ लिया गया है व्यापम में ही, क्योंकि व्यापम कई सारे एग्जाम लेते हैं। टेट का एग्जाम लेता है, इसके अलावा कई सारे रिक्रूटमेंट का एग्जाम लेता है, इसके अलावा जो इंट्रेंस एग्जाम लेता है, तो ये समास को पूछ लिया गया है कई बार। 160वां प्रश्न है हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? जी हाँ, हिंदी में समास का अनुशीलन किस आधार पर हुआ है ये पूछा गया है। तो यह है संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। जी हाँ, इसी को आप आंसर लगाएंगे। संस्कृत व्याकरण के आधार पर हिंदी में समास का अनुशीलन हुआ है। आपको संस्कृत व्याकरण ही लगाना है सही आंसर। तो व्यापम में इस तरह से थोड़े से प्रश्न को, कई प्रश्नों को घुमा देते हैं, कई प्रश्नों को सिंपल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगले आपकी स्क्रीन पर एक अगला प्रश्न शो हो चुका है। यह है 161वां प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? जी हाँ, हमने तो आपको बताया समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। और अगर द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं पूछेगा तो 3 भेद होते हैं। जी हाँ, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना होगा। ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं।
अगला 162वां प्रश्न है, लेन देन कौन सा समास है? जी हाँ, 162वां प्रश्न क्या है? तो लेन देन कौन सा समास है? तो यह है इतरेत्तर द्वंद्व समास। जी हाँ, ऊपर आपने देखा कि द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इतरेत्तर और समाहार समास होते हैं। द्वंद्व द्वंद्व 2 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर और समाहार। और जो लेन देन है वो किसके तहत आता है? तो इतरेत्तर समास के तहत आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला 163वां प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। जी हाँ, महर्षि का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो ये है महाधन ऋषि। दोनों शब्द पूर्ण रूप से होना चाहिए। ऋषि भी सही है, इनमें से मह सही नहीं है, और महाधन ऋषि लिखा हुआ ये भी सही नहीं। महाधन ऋषि इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। तो ऐसे ही प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 164वां प्रश्न। और अगर हम आज की बात करेंगे तो 14वां प्रश्न है। टोटल हिंदी की बात करेंगे तो 164वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है? तो पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। जी हाँ, पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पौधन अक। ये क्या अयादी स्वर संधि है? अयादी। जी हाँ, अयादी स्वर संधि है। अगर स्वर संधि की बात करेंगे तो क्या है? ये अयादी स्वर संधि। और पौधन अक इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। अगला आ चुका है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, स्वर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं यहां पर देखेंगे। अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और अयादी संधि। तो हमने अयादी को ऊपर आपको बताया था पौधनक, लेकिन स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न डिलीट हुआ है। जी हाँ, व्यापम द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो समय बिताने से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है व्यापम द्वारा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका सब जो प्रश्न दिए गए हैं वो सही से सही दिया जाना चाहिए। अगला 167वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द सही है ये हमें बताना है। तो ये है व्यावसायिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ, जो व्यावा लिखा हुआ है, आ की मात्रा लगा हुआ है, ये सही है, साइक। आपको ऐसे ही रखना होगा याद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आगामी व्यापम एग्जाम के लिए। अगला 168वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। तो इनमें से सही वर्तनी कौन सा है? यह है हथिनी। हाँ की मात्रा जो लगा हुआ है ये गलत है, हथिनी रहेगा, और थी छोटी रहेगा और नी बड़ी रहेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? तो सी ऑप्शन। ध्यान देंगे, अगर व्यापम कोई क्वेश्चन रिपीट करता है तो ऑप्शन को भी सेम वही जगह पर रखता है। ध्यान देंगे, तो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो सेम यही रहेगा, आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन को तरीका को बस चेंज कर देता है पूछने का, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इनमें से जो अनुग्रहित लिखा हुआ है, इनमें से अनुग्रहित कौन सा सही है ये बताना है। तो ये ग्रहित लिखा हुआ है तो ये ग्रह लगा हुआ है। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रह लगा हुआ है, तो ग्रह वाला गलत होगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। अनुग्रहित रहेगा, ग्रह ही रहेगा। सॉरी, अनुग्रह नहीं रहेगा, ये अनुग्रहित कहते हैं। आप देखे होंगे अनुग्रहित रहेंगे, लेकिन छोटे हुई की मात्रा रहेगा कि बड़े हुई की मात्रा रहेगा कि ये ही में बड़ी रहेगा कि छोटी रहेगा, ये हमें डाउट रहता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? अनुग्रहित। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, अनुग्रहित ही में बड़ी की मात्रा रहेगा। आपको ध्यान में रखना है, जो ऊपर में दिया रहता है ये गलत ही रहता है, तो ही की मात्रा यहाँ पर गलत है। हथनी में भी आप देखेंगे, हथनी में हम आपको बता देते हैं, उसमें भी गलत दिया हुआ था हथिनी। थी में देखेंगे तो हा की मात्रा को गलत दिया था, एक ऑप्शन को गलत दे दिया रहता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से आ चुका है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चयन कीजिए। उज्ज्वल 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 को व्यापम द्वारा कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, व्यापम द्वारा ही 10 बार पूछा जा चुका है। आप हमारे रेगुलर वीडियो का अध्ययन करते हैं तो आपने पाया होगा उज्ज्वल को 10 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है व्यापम द्वारा ही। और उज्ज्वल में क्या रहेगा, 2 बार आधा हजार रहेगा, यही आपको याद रखना है। उज्ज्वल में 2 बार आधा हजार रहेगा, तो क्या आंसर रहेगा इसका? जी हाँ, उज्ज्वल में 2 बार आधा हजार रहेगा, तो क्या आंसर रहेगा? बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है उज्ज्वल में। और इसको इसे कई बार रिपीट को हो चुका है उज्ज्वल, और 2 बार आधा हजार वाले को ही आपको लगाना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जी हाँ, जो पाठक होता है आपने देखा होगा गांव गांव में रहते थे, लेकिन ये शब्द है, हम शब्द में पढ़े, उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो उसका जो वाइफ होता था उसे आप क्या कहते थे? यहीं से आप देख सकते हैं, पाठिका। जी हाँ, जो पाठक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पाठिका। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पाठिका कहा जाता था। पाठकी तो पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, पाठकीन ये भी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, पाठका ये भी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पाठिका कहने में थोड़ा सा जम रहा है। तो पाठक का स्त्रीलिंग होता है पाठिका। अगला आ चुका है 172वां प्रश्न, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है। जी हाँ, आप मिठाई देखेंगे तो मिठाई एक वचन है कि बहुवचन है, ये बताइए। मिठाई मतलब एक तो मिठाई है। अगर हम कहेंगे मिठाइयाँ मिठाइयाँ लेकर आए हो क्या, तो मिठाइयाँ मतलब बहुवचन होगा। लेकिन इसमें चारों में मिठाइयाँ मिठाइयाँ लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा मिठाइयाँ सही है ये हमें करेक्ट करना है। तो जी हाँ, मिठाइयाँ में इसमें सही है सी ऑप्शन। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिठाइयाँ में ये बहुवचन है और मिठाई क्या है तो एक वचन है, आपको याद रखना होगा। ऐसे ही प्रश्न व्यापक में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। जी हाँ, वह खाना खाता है, तो काल संबंधी शुद्धिकरण, सॉरी गलत में हमने पढ़ा, वह खाना खाया है, यही लिखा हुआ है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो अलग अलग दिया हुआ है, उसने खाना खाया, वो खाना खाया, उसने खाना खाया है, वह ने खाना खाया है, ये तो गलत है, वह ने खाना खाया है। वह मतलब एक व्यक्ति को बता रहा है, तो उसने कहा तो ये भी गलत होगा। जी हाँ, वो कहा तो ये भी गलत होगा, लेकिन उसने वाला शब्द सही है। उसने खाना खाया है या उसने खाना खाए हैं, तो इसमें खाना खाया है इसलिए गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ घोड़ा के पानी पिलाओ, ये गलत वाक्य रखता है। घोड़ा को पानी पिलाओ ऐसा होना चाहिए था, इसलिए यहाँ क्या आएगा? घोड़े को पानी पिलाओ। जी हाँ, घोड़े के पानी को पानी पिलाओ ये गलत हो गया। घोड़े के पानी पिलाओ ये गलत हो गया। घोड़े को पानी पिलाओ ये सही है। घोड़े ने पानी पिलाया ये गलत है। तो कौन सा इनमें से सही है, आप पढ़कर ऐसे लगा सकते हैं आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही आप सेंटेंस को पढ़कर भी सही आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला 175वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बताता है? जी हाँ, भारत क्या है तो भारत एक देश का नाम है। जी हाँ, भारत क्या है तो एक देश का नाम है। और भारतीय क्या है तो ये क्या बताता है? हमारी जाति को बताता है, भारतीय। जी हाँ, ये व्यक्तिवाचक आएगा भारत। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 175वें प्रश्न का। बी, भारत क्या है तो व्यक्तिवाचक, भारतीय क्या आएगा तो जातिवाचक। अगर भारतीयों कहे तो ये क्या आएगा? समूहवाचक। अगर अलग अलग शब्द है, भारत किस में आया? व्यक्तिवाचक में। अगर यहाँ भारतीय लिख देता, यहाँ पर भारतीय लिख देता, अगर पूछता ये क्या है तो ये क्या आएगा? जातिवाचक आएगा। अगर भारतीयों कहता, भारतीयों, तो भारतीयों कहता तो ये क्या आएगा? ये आएगा समूहवाचक। तो ऐसे ही आप आंसर लगा सकते हैं किसमें कौन सा आता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्रश्न है,
इसको पूरे पेज में आ रहा है, देख सकते हैं। 76वें प्रश्न की बात हम कर रहे हैं, ये वाला प्रश्न की। ये प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। सोचता हूं कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम का सही प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है, करेक्ट करना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ जो पहला ऑप्शन है वह सोचता है कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं होगा। सोचता है कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या बन रहा है, सर्वनाम का क्या सही प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम है इसमें से हम, बाकी में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आप देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो, लेकिन ये प्रयोग हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, 176वें प्रश्न का, सॉरी हमने गलत बता दिया आपको, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सोचता हूं कि मैं इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हूं। यह सेंटेंस पढ़ने में ही थोड़ा अजीब लग रहा था। सोचता हूं कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं होगा कह रहा था, तो ये सेंटेंस बन नहीं रहा था। लेकिन सोचता हूं कि मैं इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हूं, ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 177वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? जी हाँ, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में कठोरता, दूसरा में मधुरता, तीसरा में शीतलता, चौथा में सुंदर। तो इनमें से जो सुंदर दिया हुआ है ये क्या है? तो ये विशेषण है। जी हाँ, सुंदरता शब्द विशेषण है। कठोरता की बात करेंगे तो भाववाचक में आता है, मधुरता की बात करेंगे तो भाववाचक में आता है, शीतलता की बात करेंगे तो भाववाचक आता है, लेकिन सुंदर क्या है? तो ये विशेषण है, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये क्या प्रश्न है यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक 178वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार है? जी हाँ, हथियाना जैसे कि हम किसी का चीज वगैरह को ले लेते हैं, किसी के सामान को ले लेते हैं, तो उसे हथियाना कहते हैं। अनलीगली रूप से, लीगली रूप से नहीं, अनलीगली रूप से लेते हैं तो उसे हथियाना कहते हैं। तो ये कौन सा शब्द रूप है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नाम धातु रूप। जी हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको बी नहीं लगाना है, जो टिक लगा हुआ है। हम जो आंसर बता रहे हैं आपको, जो व्यापम के अनुसार फाइनल आंसर लिया गया है उसी के अनुसार ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, नाम धातु रूप है हथियाना का क्रिया का प्रकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 4 पाई में कौन सा समास है? जी हाँ, 4 पाई में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4 पाई। 4 पाई है जिनके, ऐसे आप कह सकते हैं, 4 पाई है जिनके। तो क्या है? 4 पाई, इसका क्या आंसर है? द्विगु, गिनने वाला है। 4 पाई बोल रहा है, 4 पाई तो गिनने वाला है, संख्या वाला है, तो संख्या किसमें आता है? द्विगु में आता है, ध्यान रखेंगे आप। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 180वां प्रश्न, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जी हाँ, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का शब्द है? यहाँ तो ये क्लियर होगा कि घुड़दौड़ किस में आएगा, कौन से समास में आएगा? तत्पुरुष समास में। लेकिन तत्पुरुष में कौन सा में आएगा ये बताना है। तो ये है संबंध। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। करण कर्म संप्रदाय गलत है, संबंध सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास को पहचानिए। जी हाँ, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है ये हमें बताना है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
और इनमें से दीना जो बहुब्रीहि समास है वो कौन है, तो ये चारों ऑप्शन बहुब्रीहि समास है। जी हाँ, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से नील कमल और चंद्रशेखर को तो हम जानते ही हैं, और दीनानाथ भी जो है और रामानुज भी, चारों बहुब्रीहि समास है, इसके लिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 182वां प्रश्न, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है। जी हाँ, नीलगाय शब्द का समास विग्रह है तो क्या है, तो नील है जो गांव, नीली है जो गाय। जी हाँ, नीली है जो गाय उसे क्या कहते हैं, नीलगाय कहते हैं। एक तरह से ये बहुब्रीहि समास आता है और कर्मधारय समास भी आता है। जो रंग है इसलिए क्या आ जाता है, कर्मधारय आ जाता है। नीले रंग की गाय है तो नीली है जो गाय, तो उसे क्या कहते हैं, नीलगाय कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गाय का नीला रंग, ऐसा नहीं है गाय नीला है, ऐसा लगता है कि हमें ऑप्शन को पढ़ते हैं तो तीनों चारों ऑप्शन सही सही लगता है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से सही रहता है। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। जी हाँ, सूर्योदय किस संधि का प्रकार है ये हमें बताना है। यहाँ पर तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि है। यहाँ तो क्लियर हो जाता है कि सूर्योदय क्या है, स्वर संधि है। अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और अयादि संधि होता है। और जो स्वर संधि होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, जहां यहाँ 4 को दे दिया गया है। तो जो सूर्योदय है शब्द है ये कौन से संधि के तहत आता है, ये आता है गुण स्वर संधि। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला 184वां प्रश्न है, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। जी हाँ, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है यड़ स्वर संधि। जी हाँ, स्वागत यड़ स्वर संधि का प्रकार है। अगला प्रश्न है, वसुधैव का संधि विच्छेद कीजिए। जी हाँ, वसुधैव का संधि विच्छेद करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वसुधा धन एव, वसुधा धन यू, वसुधैव कर रहा है, देख सकते हैं यू नहीं आएगा, एव आएगा, वसुधैव पढ़ेंगे आप इसे तो वसुधैव। तो ये क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वसुधा धन एव, ये इसका सही आंसर है। एक 186वां प्रश्न है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अधधन गति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अधधन गति, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पूजनीय का शुद्ध रूप क्या है। जी हाँ, पूजनीय का शुद्ध रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पूजनीय। पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय। पूज्य नहीं लगाना है आपको, पूजनीय लगाना है। ध्यान रखेंगे आप जब भी कभी लिखते हैं कुछ तो आप सही लिखेंगे कि पूजनीय लिखेंगे तो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 100 रुपये सधन्य वाद प्राप्त हुआ, वाक्य का शुद्ध रूप है। जी हाँ, शुद्ध रूप में सभी ऑप्शन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, प्राप्त हुआ 100 रुपये धन्यवाद। दूसरा में दिया हुआ है, 100 रुपये प्राप्त हुआ धन्यवाद। रुपये 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, ये तो गलत है। प्राप्त हुए 100 रुपये धन्यवाद, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत सही हमें क्या लग रहा है, जी हाँ हमें सही क्या लग रहा है, तो बी ऑप्शन, 100 रुपये प्राप्त हुआ धन्यवाद, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो वाक्यांश सही वाले प्रश्न होते हैं उन्हें पूरा अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो सही आंसर हमें पता चलता है। जब तक हम पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सही आंसर का पता नहीं चलता है।
अगला है महादेवी विद्वान महिला थी। ये क्या होगा? महादेवी विद्वान महिला थी वाक्य का शुद्ध रूप है। तो यहां आप देखेंगे पहले ऑप्शन में क्या दिया, महादेवी महिला विद्वान थी, ये गलत है। महादेवी विदुषी महिला थी, ये सही है। विदुषी कहते हैं, जो विद्वान महिलाएं रहती हैं उन्हें विदुषी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो भी महिलाएं विद्वान होती है उसे विदुषी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना, विद्वान नहीं कहते, विदुषी कहते हैं। 190वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। यहाँ धुआं दिया हुआ है, निरोग दिया हुआ है, नाराज दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से सही ऑप्शन है धुआं। जी हाँ, धुआं है। निरोग अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं निरोग, और नाराज में नाराज, लेकिन ऑप्शन गलत दिया हुआ था। धुआं बस इसमें सही ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न, 191वां प्रश्न। 10 प्रश्न शेष बच गए हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। इसके अलावा उसके बगल में बेल आइकन का बटन भी है, उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। बेल आइकन के बटन को दबाएंगे तो आपको लाभ यह होगा कि आगे जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तत्पुरुष शब्द कहते हैं। जी हाँ, तत्पुरुष शब्द किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर, संस्कृत के शब्द को तत्पुरुष शब्द कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी को आप आंसर लगाएंगे जब भी ये नई भर्ती निकाली जाती है। तो नए पद स्वीकृत किए गए हैं संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक के, तो उन पर भर्ती व्यापम द्वारा किए जाएंगे आने वाले समय में। हालांकि अभी भर्तियां नहीं ली जा रही है व्यापम द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नए वैकेंसी निकालना चाहिए व्यापम द्वारा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन तद्भव शब्द है ये हमें बताना है। तो ये है आग। आग तद्भव शब्द है, बाकी जो है ये तत्सम शब्द है। चाहे हरिद्रा कहें, हरिद्रा का तत्सम शब्द तद्भव शब्द होता है हल्दी, हल्दी कहते हैं हम। और चक्षु आग का होता है, ये संस्कृत का शब्द है चक्षु और हरिद्रा। अगला प्रश्न यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन देशज शब्द है ये बताना है। जैसे कि यहाँ रेलगाड़ी दिया हुआ तो विदेशी शब्द लगता ही है। डबल रोटी दिया हुआ ये भी विदेशी शब्द लगता है। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो उटपुटांग, ये देशज शब्द है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? जी हाँ, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है ये बताना है। तो अनार। जी हाँ, अनार जो है विदेशी शब्द है। जो विशाल और पंकज है ये क्या है? तो देशज शब्द है। भानु का पर्यायवाची होता है। जी हाँ, भानुदय अर्थात सूर्य का उदय। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन भानु का पर्यायवाची है सूर्य। भानु को सूर्य भी कहते हैं। इसके अलावा भास्कर भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, भास्कर भी कहते हैं सूर्य को। अगला प्रश्न यहाँ आ चुका है 197वां प्रश्न। अंबर का अनेकार्थी शब्द है, अर्थात अंबर को और क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो यह है आकाश। ये ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। वेद गज है, तो गज मतलब हाथी होता है, वेद मतलब ग्रंथ है। तो अंबर का क्या मतलब है? आकाश है। अनेकार्थी शब्द अर्थात अंबर को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। तो आकाश कहते हैं अंबर को। 198वां प्रश्न है, लक्ष्मी बिजली पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये क्या है? 198वां में ये है सी, चंचला। लक्ष्मी बिजली पिपली वर्णवृत्त में एक और कौन सा है? तो चंचला है। वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द है। जी हाँ, 199वां प्रश्न है, वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यह है इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। ब्रह्मा कमल अमृत केश के लिए एक शब्द। तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका भी आंसर लिया गया है। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर।